हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 की जो उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 5 करेंगे। ये है अम्ल, क्षारक और लवण। इससे पहले वाले पाठ जो हैं वो हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी दी हुई है, जहाँ से आप सभी पाठों के हल एक साथ देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पाठ 5, अम्ल, क्षारक और लवण। तो इस पाठ में हम अम्लों के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सोल्व करेंगे। कार्यपत्रक 1 है। कक्षा के सभी बच्चे समूह में बैठकर चर्चा करें कि खाने के फल अथवा सब्जियों के स्वाद कैसे कैसे होते हैं तथा इसे निम्नलिखित सारणी में लिखें। तो हम देखते हैं कि जो फल होते हैं उनके स्वाद किसी के तो खट्टे होते हैं, किसी के बिल्कुल फीके होते हैं और कुछ कुछ कड़वे भी हो जाते हैं। और ऐसे ही सब्जियों के स्वाद होते हैं, तो कुछ तो खट्टे होते हैं और कुछ कड़वे होते हैं और कुछ फीके भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कच्ची सब्जियाँ या फिर फल जिनके स्वाद खट्टे होते हैं उनको यहाँ पर लिखा है, जैसे नींबू, इमली, कच्चा आम, आंवला, संतरा, कीवी, मौसमी, ये खट्टे होते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है। और जो फल या सब्जियाँ स्वाद में कड़वे लगते हैं, जैसे करेला, खीरा, खीरा कई बार कड़वा निकलता है, ब्रोकली, कचरा, देखिए ये कचरा वो कूड़ा वाला कचरा नहीं है, ये खरबूजा जो होता है वो है, ये खरबूजा। और छोटी छोटी कचरी होती हैं वो कचरी है ये। कार्यपत्रक 2 है। आइए अब इन पदार्थों को बिना चखे या बिना छुए भी कुछ परीक्षणों से अलग अलग करते हैं। मतलब हमें इन पदार्थों को चखना नहीं है और ना ही इनको छूना है। कुछ परीक्षण करेंगे हम और उनसे पता लगाएंगे कि इनका स्वाद कैसा है, खट्टा है या फिर कड़वा है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि कुछ सूचक होते हैं जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी पदार्थ कड़वा है या खट्टा है। तो ये सूचक हमने कौन कौन से पढ़े थे? हमने हल्दी पाउडर के बारे में पढ़ा था जो कि प्राकृतिक सूचक है। लिटमस का घोल, इसके बारे में पढ़ा था जो कि प्राकृतिक सूचक है। अगर इनका रंग बदल जाता है तो हमें पता लगता है कि कोई पदार्थ खट्टा है या फिर कड़वा है। कुछ फलों व सब्जियों के रस निकालकर अथवा रसोई में कुछ पदार्थों का घोल बनाकर, मतलब कुछ सब्जियां या फल लेने हैं उनके रस निकाल लेने हैं, या कुछ पदार्थ जो सूखे होते हैं उनका घोल बना लेंगे, जैसे खाने का सोडा उसको थोड़ा सा घोल लेंगे, या जो सरफ होता है उसको थोड़ा सा घोल लेंगे। तो इस तरह से कुछ पदार्थों का हमें घोल बनाना है और प्रत्येक को 2 अलग अलग परखनलियों में डालकर, परखनली 1 में हल्दी पाउडर, परखनली 2 में लिटमस का घोल डालकर अवलोकन करें और उनके रंग में क्या परिवर्तन आता है। मतलब हमें 2 परखनली लेनी है और उसमें जिस भी पदार्थ को हमें चेक करेंगे कि ये कड़वा है या खट्टा है, उसको डाल लेंगे इसमें या उसका रस डाल लेंगे। और उसके अंदर पहले तो हम हल्दी पाउडर डालेंगे, पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे तो हम उसका रंग नोट करेंगे। फिर हम दोबारा से दूसरा पदार्थ लेंगे और उसमें हम लिटमस का घोल डालकर देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उसका रंग कैसा है। तो ये हमने ले लिए हैं, कुछ घोल ले लिए हैं। जैसे नींबू का रस लिया है, नींबू के रस में या फिर नींबू के रस को हल्दी पाउडर में डालेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और अगर इसको लिटमस के घोल में डालेंगे तो वो लाल हो जाता है लिटमस का घोल। वैसे तो बैंगनी कलर का होता है लिटमस का घोल जो होता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर नींबू का रस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। इसी तरह इमली का घोल अगर हम हल्दी पाउडर के साथ डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगर लिटमस के घोल में डालेंगे तो वो लाल रंग हो जाएगा। खाने का सोडा, खाने के सोडे को अगर हल्दी पाउडर के साथ डाला जाता है तो हल्दी का रंग जो है वो लाल हो जाता है, और अगर लिटमस के घोल में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। सिरका, जो सिरका होता है जो अचार वगैरह में डाला जाता है, या जो प्याज खाते हैं उसमें डाला जाता है, चाउमीन में डाला जाता है, तो उस सिरके को अगर हम हल्दी पाउडर के साथ डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर लिटमस घोल के साथ डालेंगे तो लिटमस जो है बैंगनी से लाल रंग का हो जाएगा। चूने का पानी अगर हम हल्दी पाउडर के साथ डालेंगे तो लाल रंग का हो जाएगा और लिटमस घोल का रंग नीला हो जाएगा। साबुन के पानी अगर हल्दी के साथ डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और लिटमस घोल का रंग नीला हो जाता है। टमाटर का रस अगर डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता हल्दी पाउडर के साथ, और अगर लिटमस घोल के साथ डालते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि नींबू के रस से एक तो इस पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक सिरके से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और टमाटर के रस से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये इमली का घोल भी, इससे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम देखेंगे इन चारों का जो
रस है उसका स्वाद एक जैसा होना चाहिए। और उसके बाद ये जो खाने का सोडा है और चूने का पानी है और साबुन का पानी है, इनमें ये लाल रंग हो जाता है। तो इसका मतलब इनका टेस्ट एक जैसा होना चाहिए, इनका टेस्ट एक जैसा होना चाहिए और इनका टेस्ट एक जैसा। इसी तरह से खाने को सोडा का लिटमस घोल में डालते हैं तो ये नीला रंग का हो जाएगा और इधर ये नीला रंग का और इधर नीला रंग का। इसका मतलब ये एक जैसे हैं। तो ये हमें चेक करना है कि ये फिर अम्ल है या क्षारक है। तो देखिए जो भी पदार्थ हल्दी के साथ लाल रंग देता है वो क्षारक होता है। तो यहाँ पर ये क्षारक है, उसके बाद ये क्षारक है और ये भी क्षारक है और कोई परिवर्तन नहीं आता, इसका मतलब वो अम्ल है, इसका मतलब ये खट्टे हैं। तो ये पदार्थ खट्टे हैं, ये और सिरका और ये खट्टे हैं। इसी तरह से इनमें ये वाले खट्टे हैं, ये नीले जो करते हैं ये कड़वे। इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों का परीक्षण भी कर सकते हैं। मतलब और भी पदार्थ रसोई में आपको मिल जाएंगे या घर में भी यूज करते हैं वो मिल जाएंगे, तो उनका हल्दी के साथ और लिटमस के घोल के साथ परीक्षण करके आप देखेंगे। ऑब्जर्वेशन अवलोकन आप करेंगे वो आप सूची बनाकर लिख लेंगे। दैनिक जीवन में इस प्रकार के पदार्थों की उपयोगिता अथवा क्रियाओं के बारे में अध्यापक से चर्चा करें कि दैनिक जीवन में इस प्रकार के पदार्थों की क्या उपयोगिता है। ये जो अम्ल हैं और क्षारक हैं इनकी क्या उपयोगिता है, क्या इनके यूजेज हैं दैनिक जीवन में, अथवा क्रियाओं के बारे में अध्यापक से चर्चा करें। व इस खोज के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला देखिए, अम्लीय वर्षा क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है। तो जब हम अम्ल के बारे में जानेंगे तभी तो हमें अम्लीय वर्षा का पता लगेगा और उसके हानिकारक प्रभावों के बारे में भी तभी पता लगेगा। तो हमने पढ़ा है कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और अम्लीय वर्षा क्या होती है, वह वर्षा जिसमें अम्ल मिक्स होते हैं। तो जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जब बारिश आती है और उसमें अम्लों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इनमें अम्लों की मात्रा ज़्यादा कैसे हो जाती है कि कुछ गैसेज होती हैं जैसे सल्फर होती है, नाइट्रोजन होती है, तो ये अपने ऑक्साइड बनाते हैं और वो ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन गैसों के जो अम्ल होते हैं वो वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं और जब वर्षा के जल में ये अम्ल की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। इससे क्या प्रभाव होते हैं, इससे भवनों, इमारतों, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंच सकती है। मतलब क्षति पहुंचती है, हानि पहुंचती है। ये भवनों को काट देते हैं बिल्कुल, जो संगमरमर की चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, पौधों को बिल्कुल सुखा देते हैं, जला देते हैं। नंबर 2 है, हमें कभी कभी खट्टी डकार क्यों आती, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जब हम कभी तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं या मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं तो जो अम्ल होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है और उससे अधिक होने से हमारे पेट में अम्लता हो जाती है। मतलब इस प्रक्रिया को अम्लता बोलते हैं। तीसरा है, अग्निशमन यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। अग्निशमन यंत्र वो होते हैं जो आग बुझाने के काम में आते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है जो कि आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि इसमें कि आग को बुझाने के लिए या तो इसका ताप है ज्वलन ताप से कम हो जाना चाहिए या फिर इसका संपर्क जो है, आग का संपर्क ऑक्सीजन से कट जाना चाहिए। तो जैसे इस पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो ये एकदम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो इसको आग को कवर कर लेती है। तो यहाँ पे जो वातावरण में ऑक्सीजन होती है उसका संपर्क इससे कट जाता है। मतलब ये ऑक्सीजन इसके पास नहीं आ पाती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इस पर डाली जाती है, वो एक तरह से कवर कर लेती है इसको। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है किसमें, अग्निशमन यंत्र में, जो कि आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। मतलब ईंधन मतलब जो भी चीज़ जलती है वो, और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। और अग्निशमन यंत्र में अगर पानी डाला जाता है तो पानी क्या करता है, ईंधन को ठंडा कर देता है और उसके ज्वलन ताप से उसके ताप को कम कर देता है तो आग बुझ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, तांबे या पीतल के बर्तन चमकाने के लिए नींबू का प्रयोग क्यों करते हैं। तांबे या पीतल के जो बर्तन होते हैं उनकी सतह पर क्षारक मतलब कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। मतलब तांबे और पीतल के जो बर्तन हैं अगर उनको खुला ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उससे ये रिएक्शन कर लेते हैं और उनके ऊपर एक परत बन जाती है जो कि कॉपर ऑक्साइड की होती है, क्योंकि ये पीतल और ये तांबे के बर्तन
तांबे से बनते हैं, तो तांबा का जो ऑक्साइड होता है वो उनकी परत उन पर जम जाती है। हम जानते हैं कि नींबू में अम्ल होता है, जब नींबू उसके ऊपर रगड़ा जाता है तो उनमें एकदम चमक आ जाती है, क्योंकि नींबू में उपस्थित अम्ल इस परत से मतलब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और इसको हटा देता है और बर्तनों की सतह चमकने लग जाती है, क्योंकि ऊपर वाली परत हट जाती तो नीचे बड़ी चमकदार जो धातु है वो निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ पर जंग लगा होता है, अगर हम उसको खुरचते हैं तो अंदर लोहे की बड़ी चमकीली धातु निकलती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर की परत हटने के बाद चमकदार सतह निकलती है। प्रश्न 5 है, हमारे दांतों के खराब होने की क्या वजह होती है? जब भोजन के छोटे छोटे कण हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं और मुंह में ही रह जाते हैं, उससे हमारे मुंह में अम्लता बढ़ जाती है, उससे मुंह में एसिड बन जाता है और हमारे दांतों की ऊपरी परत जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, उससे ये अम्ल अभिक्रिया कर लेता है और उन्हें खराब कर देता है, मतलब दांतों को खराब कर देता है। इस तरह से हमारे दांत खराब होते हैं। तो इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए, हमारे मुंह में ये जो खाने के भोजन के छोटे छोटे कण फंसे नहीं रहने चाहिए, इससे हमारे दांत साफ रहेंगे। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।